10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों पढ़ाई वढ़ाई करो। ये एक 10 टॉप स्नो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो क्या करते हैं, सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड वाले छात्र मतलब छात्र और छात्र दोनों लोग ही रटते हैं। रटने के बजाय ऐसा काम करेंगे, उस सेंट्रल आइडिया का हिंदी मतलब अर्थ समझेंगे, उसके बाद उसका हम इंग्लिश बनाएंगे जिससे एकदम आसानी से दिमाग में फिट रहे। और फिट ऐसे रहेगा, हिंदी कहानी की तरह याद करेंगे कि कहानी हाँ इसमें ये है, ये बातें हैं, और सेंट्रल आइडिया इंग्लिश में उससे क्या कर देंगे, लिख देंगे। जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश न लिखने आए तो बस कहानी है, उसका थोड़ा सा दिमाग कहानी याद रखेगा, थोड़ा मोड़ा अपना थोड़ा बना के लिख देगा, तो उसे कम से कम नहीं तो 3 में से 3 नंबर का अगर आया तो 1.5 नंबर मिल ही जाएगा। तो चलो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं हम कि इंग्लिश इधर लिखे हैं, मतलब ये पूरा सेंट्रल आइडिया लिखे हुए हैं और इधर उसका मीनिंग लिखे हुए हैं कि उसका मीनिंग क्या है। तो चलो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया एकदम सरल तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेते हैं पहले सेंट्रल आइडिया है क्या। सेंट्रल आइडिया जैसे हम लिखे हैं वैसे ही तुम्हें लिखना है। जैसे हम यहाँ पे तो बारी बारी लिखे तुम्हें समझाने के लिए, तुम लोग कैसे लिखना, तुम लोग एक साथ ही मतलब पूरा लिखना। तो मैक्सिमम तुम्हारा 50 से 45 के बीच आता है वर्ड लिखने के लिए, तो वो तुम्हें उतने में पूरा उतने में हो जाएगा। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या है। देखो यहाँ लिखा है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पे थोड़ा लाइन अगर तुम लोग बढ़ाना चाहो, तब नहीं बढ़ाना चाहते हो एकदम सेम टू सेम यही रहेगा, बढ़ाना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वेरी ब्यूटीफुल, और मतलब वेरी ब्यूटीफुल लिख सकते हो या लिख सकते हो क्या कि बस भाई ब्यूटीफुल लिख दो, और से क्या ही बढ़ाओगे। कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला लाइन पढ़ते हैं। अगला लाइन क्या है कि इन दिस पोएम पोएट एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। ऑब्लिक करके देखो यहाँ मैंने लिखा है मूड, मतलब यहाँ पे तुम लिख सकते हो इन दिस पोएम, मतलब यहाँ लिख सकते हो द पोएम, यहाँ पे द पोएम भी लिख सकते हो, ये भी लाइन भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह का तुम्हें सरल लगे उस तरीकों को आजमाओ और लिखो। तो हम लिखेंगे क्या कि इन दिस पोएम पोएट एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड या मूड। इन दोनों में से तुम कोई भी लिख सकते हो, अपने एटीट्यूड को वो चेंज करे मतलब या अपने मूड को चेंज करे, दोनों बात होता है। दूसरा लाइन देखो लिखे हैं क्या कि द पोएट हैज मेंशन crow and hemlock tree in the poem that are believed to be a symbol of bad omen। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये तो समझा देंगे तुम्हें भी। आओ तीसरा लाइन पढ़ते हैं। द पोएट वॉज सैड एंड फील डिप्रेस्ड बट व्हेन द क्रो सूक द, यहाँ तो सूक लिखे, द हेमलॉक ट्री एंड स्नो डस्ट फेल ऑन द पोएट हिज मूड अपलिफ्ट या चेंज। अपलिफ्ट या चेंज का मतलब वही होता है, मतलब बदल जाना। सडनली मतलब होता है अचानक। Through this poem we get a message that we should hope for the best even in the rust। मतलब यहाँ तक तुम अगर लिखो पूरा एकदम ये लाइन यहाँ तक, तो तुम्हें पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। और चलो इसमें तुम्हें कुछ हम वर्ड का मीनिंग बता देते हैं। मीनिंग क्या है देखो, यहाँ एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल थिंग्स मतलब छोटे छोटे चीज़ों को, चेंजिंग मतलब जो बदलते हैं, वंस मतलब एटीट्यूड एंड मूड मतलब वही कि मतलब मूड मतलब उसके भाव और स्वभाव कैसे बदलते रहते हैं वो सब। अगला है कि पोएट हैज मेंशन देखो यहाँ लिखा गया इंस्टाग्राम वाला मेंशन नहीं है, ये इंस्टाग्राम वाला मेंशन नहीं है, दूसरा मेंशन है। इसमें इंस्टाग्राम में से तुम लोग शामिल करते हो ना, एक दूसरे दोस्त को कुछ वगैरह वगैरह लगाते हो, तो वही सब मतलब उसमें शामिल कर लेते हो। ये वाला मेंशन नहीं है, अलग तरीके वाला मेंशन है। ठीक, क्रो एंड हेमलॉक ट्री अगर तुम्हें पता नहीं है तो बता दें, जहरीला पेड़ है। द ट्री इन द पोएम दैट आर बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। अ सिंबल मतलब होता है प्रतीक। बैड ओमेन मतलब ये देखो, बैड ओमेन मतलब अपशकुन। यहाँ बैड मतलब वही मतलब बुरा, ओमेन मतलब शकुन माना जाता है, बैड लगा दिया है तो अपशकुन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द पोएट वॉज सैड एंड फील डिप्रेस। सैड मतलब तुम्हें पता है सैड सॉन्ग करते हो ना, बहुत सैड हो ये सब। डिप्रेस मतलब होता है उदास होना या डिप्रेशन बहुत सुने होंगे तुम लोग, ये डिप्रेस मतलब उदास होना। बट व्हेन द क्रो सूक यहाँ तो लिखा है, ये जो होता है सेक का ही फॉर्म है, ये सूक यहाँ पे कर दिया गया है तो ट्रांसलेशन में, और तुम्हारे टेंस के हिसाब से लिखा गया है सूक। द हेमलॉक ट्री एंड द स्नो डस्ट, यहाँ स्नो डस्ट जैसे लिखा है, यहाँ पे स्नो पार्टिकल, यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे तुम लिख सकते हो पार्टिकल, स्नो पार्टिकल भी लिख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वही कह रहे बार बार कि जिस तरीके से तुम्हें आसानी से समझ में आए और तुम्हें याद रहे वो चीज़ करना। फॉल ऑन देखो, ये फॉल का यहाँ पे टाइप लिखा गया, फॉल मतलब गिरना होता है जो ना, वही कहते हैं फॉल इन, समझ जाओगे तुम लोग, समझदार हो। ये फॉल का फैल लिखा हुआ है। ऑन द पोएट हिज मूड मतलब वही स्वभाव या भाव। अपलिफ्ट चेंज मतलब वही देखो यहाँ अपलिफ्ट करके लिखे हुए कि अपलिफ्ट कहो या चेंज कहो, दोनों मतलब बदलना ही होता है। सडनली मतलब होता है अचानक। ठीक,
चलो और इसमें आते हैं थ्रू, मतलब होता है के द्वारा। दिस पोएम वी गेट अ मैसेज दैट वी शुड होप, मतलब आशा, फॉर द बेस्ट, इवन मतलब इवन द रस्ट, मतलब रस्ट मतलब खराब, इवन मतलब जब। ठीक, आगे देखो ये लाइन हम और करके लिखे हुए हैं, मतलब इसका क्या है कि द सेम वे ऑन कैन सेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन। इन सबको छोड़ के तुम अगर ये लिख दोगे तो भी हो जाएगा। ये देखो हम लिखे हैं लास्ट में। ठीक, तो यही लाइन ज़्यादा बेहतर है, इसलिए तुम यहाँ तक लिखो, तुम पूरा नंबर पाओ। चलो बारी बारी इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या था? देखो मीनिंग है ये, द कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है या बनाया गया है, रचित किया गया है। सबका मतलब यही है, देखो ऑब्लिक कर करके लगाए हैं। ये पहले लाइन का अर्थ है, मतलब मीनिंग है। दूसरा चलते हैं, कविता किसी के दृष्टिकोण, ऑब्लिक व्यवहार, ऑब्लिक मनोदशा, ऑब्लिक भाव को बदलने में छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है। मतलब दृष्टिकोण मतलब देखने का नज़रिया, व्यवहार, मनोदशा मतलब उसकी मन की दशा, और भाव मतलब जो तुम्हारा भाव है। अभी जैसे तुम्हारा भाव है कि पेपर आने वाला है, उसका टेंशन लगा हुआ है ना, वो सब भाव को क्या करता है? बदलने में छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करता है, मतलब क्या बताता है। आगे क्या लिखा हुआ है? कवि ने इस कविता में कौवे और हेमलॉक पेड़ का उल्लेख किया है, जिन्हें अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। समझे? मतलब कवि क्या किए हैं? हेमलॉक ट्री और जो एक जहरीला पेड़ है और कौवे को अपशकुन का प्रतीक मानते हैं लोग, तो यहाँ पे वो उनका क्या किया है? उल्लेख किया है। आगे, कवि दुखी था, मतलब कवि की बात बताई जा रही है कि कवि दुखी था और उदास महसूस कर रहा था, लेकिन जब कौवे ने हेमलॉक पेड़ को हिलाया और बर्फ की धूल कवि पर गिरी तो उसका भाव क्या हुआ? बदल गया। अब कवि के ऊपर जब हेमलॉक ट्री के बर्फ का जब वो टुकड़ा गिरा या उसका धूल गिरा तो उसका तुरंत मूड क्या हो गया? बदल गया। अब अपने यूपी वाले हैं तो यहाँ बर्फ का कोई गोला ना गिरेगा ना कोई धूल गिरेगा तो सिर्फ परीक्षा का टेंशन आएगा उस पर, और यही सब रहता है। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में अच्छे की आशा करनी चाहिए। मतलब ये देखो एकदम मस्त, मतलब एकदम बढ़िया लाइन है कि क्या कविता आशा करनी चाहिए कि एकदम विपरीत परिस्थिति, जैसे अभी तुम्हारे समय थोड़ा तुम्हें लग रहा है कि अरे भैया अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, विपरीत परिस्थिति चल रहा है एकदम, परीक्षा में कैसे लेंगे, प्री बोर्ड आ जाएगा, बोर्ड आ जाएगा, कैसे लिखेंगे? तो टेंशन मत लो, पढ़ाई बस आप जितना भी समय पढ़ाई वढ़ाई करो, अपना काम करो, बढ़िया नंबर आएगा। ये देखो एकदम बढ़िया लाइन था। आगे देखो ये लिखा हुआ है कि इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने दुख को दूर कर सकता है। मतलब जिस तरीके से कवि ने अपने दुख को दूर किया, मतलब उनके ऊपर स्नो डस्ट गिरा और उन्होंने अपना मूड चेंज कर दिया, एकदम खुश हो गए। और उसी प्रकार तुम भी अपना मूड चेंज कर सकते हो एकदम आराम से। इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाना, अपने आप सब सही हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारे एकदम 10 ऑप्शनों का सेंट्रल आइडिया, ये उसका मीनिंग। एकदम आराम से पढ़ो, ना समझ में आए दोबारा देखो, जहाँ तुम्हें दिक्कत परेशानी लगे कमेंट करो। चलो तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया में।